फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर। वीडियो की शुरुआत होगी रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज से। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल वर्ड का मतलब ही क्या है? एक ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकें। रिवर्स का मतलब होता है पीछे जाना। तो एक ऐसा चेंज जिसमें हम चेंज होने के बाद भी वापस जो सब्सटेंसेस यूज़ हुए थे उस चेंज में, उसको हम रिकवर कर सकें। डेफिनेशन क्या लिखी है? ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड बाय अ सिंपल मेथड। एक आसान से तरीके से ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस मिल सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर एक बार आइस मेल्ट हो जाए, क्या लगता है दोबारा आइस नहीं बन पाएगी? बिल्कुल बन सकती है। फ्रीज कर देंगे, दोबारा से आइस बन जाएगी। तो ये एक ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर इसी वाटर के रिलेशन में ही लिया जाए तो वाटर को इवेपोरेट करना। अगर एक बार वाटर हमने वेपराइज कर दिया, कंडेंस करके दोबारा हम लिक्विड फॉर्म पा सकते हैं। तो ये ऐसे चेंजेस हैं जो होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ले लेना। इरिवर्सिबल इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, ओरिजिनल सब्सटेंस रिकवर ना हो पाए सिंपल तरीक़ों से। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। एक बार कागज़ जल गया, फिर उस राख से दोबारा कागज़ आप नहीं बना सकते, चाहे लाख कोशिश कर लें। जैसे किसी की उंगली कट जाए, तो ये एक रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? तो ये एक चेंज है इरिवर्सिबल, राइट। सब्जी कट रही है, कटिंग वेजिटेबल्स, ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। सब्जी कट गई, दोबारा जुड़ नहीं सकती। आगे अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसके नाम पे चैप्टर है फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे उसका साइज, उसका शेप, टेम्परेचर, स्टेट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसा चेंज जिसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आए उसको हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज। देखिए, फिज़िकल चेंज की एक ख़ास बात क्या होती है? नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। फिज़िकल चेंज में कभी भी कुछ नया बन के तैयार नहीं होता। एग्जाम्पल समझेंगे अभी कैसे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज। और फिज़िकल चेंज के दौरान केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं, मतलब सब्सटेंसेस का केमिकल कंपोजिशन वो नहीं बदलेगा। इसको थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी लिया था वाटर को, तो आइस मेल्ट होना ये है एक फ़िज़िकल चेंज। जब वो आइस था तब भी उसका केमिकल कंपोनेंट, यानी कि वो केमिकली अरेंज कैसे होगा? H2O, तभी उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, तब भी वो क्या है? H2O ही है, राइट। तो दैट्स वाई ये एक फ़िज़िकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदल रही हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें लगता है कि फ़िज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ़िज़िकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे डिज़ोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। अगर हमने पानी में नमक घोल दिया तो हमारे पास यहाँ पर दो सब्सटेंस हैं, सॉल्ट और वाटर। दोनों को डिज़ोल्व किया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो वो सॉल्यूशन कुछ नया नहीं है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी होगी और वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर सॉल्ट और वाटर लिया, सॉल्यूशन बन गया, तो उसका एक नाम सॉल्यूशन है, ना कि कुछ नया बन के तैयार हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी और वाटर की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और ये एक रिवर्सिबल फिज़िकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम चाहें तो वाटर को इवेपोरेट कर दें और साल्ट हमारे पास फिर से सॉलिड स्टेट में बच जाएगा। तो ये एक ऐसा फिज़िकल चेंज है जो रिवर्सिबल है। वहीं दूसरी ओर कटिंग वेजिटेबल्स, जब हम सब्ज़ी काटते हैं तो कुछ नया बन के तैयार नहीं होता, पहले भी सब्ज़ी थी, काटने के बाद भी सब्ज़ी ही है। लेकिन क्या हम जोड़ सकते हैं उसको? यानी कि नहीं जोड़ सकते। और ये है एक ऐसा फिज़िकल चेंज जो इरिवर्सिबल है। यहाँ पे दोनों एग्जांपल हो गए, रिवर्सिबल के भी और इरिवर्सिबल के भी। और फिज़िकल चेंज के दौरान हो सकता है कि हीट इवॉल्व हो। हीट इवॉल्व होने का मतलब उस चेंज के दौरान हीट निकले। दूसरा हो सकता है कि हमें हीट देनी पड़े, यानी कि वो चेंज हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आइस को ही मेल्ट किया था तो उसके लिए हमने उसको हीट दिया था, मतलब उस प्रोसेस ने हीट को एब्जॉर्ब किया था। और ज़रूरी नहीं कि हीट की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि ना हीट इवॉल्व हो और ना एब्जॉर्ब हो, दोनों हो सकता है। तो 4 कंडीशन है।
हो सकता है हीट इवॉल्व हो सकता है हीट इवॉल्व ना हो। इसका मतलब हो सकता है हीट निकले, हो सकता है हीट ना निकले, हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो सकता है हीट एब्जॉर्ब ना हो। तो चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। एक बार क्विक रिवीजन, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होगा जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो आपके सामने है। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलेंगी, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। बाकी आपके सामने एग्जांपल हैं, और हीट के बारे में तो हमने बात की ही। आते हैं अगले टॉपिक पर, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलेंगी, जैसे उसकी स्मेल, कलर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट बदलेगा। और ये वाला टॉपिक कि एटम का अरेंजमेंट बदलेगा, इसको डीप में समझेंगे अगले चैप्टर में। इसके बाद एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें इन बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर ये एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। और केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। और केमिकल चेंज के दौरान फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल सकती हैं, ध्यान रखना। फिज़िकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती, लेकिन केमिकल चेंज में फिज़िकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, और ये भी रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, बेकिंग अ केक। एक केक की जब बेकिंग होती है, केक को जब हम बेक करते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आता है। और ये एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, क्योंकि हम दोबारा से केक से डो नहीं बना सकते। डो का मतलब होता है आटा, मतलब जो गूँथा हुआ आटा उसको हम डो बोलते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि आखिर जब एक केक को बेक करते हुए इतना फ्लफ़ी क्यों हो जाता है, मतलब इतना सॉफ्ट क्यों हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है। इसके पीछे रीज़न है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट CO2 रिलीज करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसी CO2 के छोटे छोटे बबल्स बनते हैं जो उस आटे के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से केक हो जाता है फ्लफ़ी, अर्थात मुलायम। वैसे सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, यहाँ पर फ्लफ़ी का मतलब दूसरा है, मुलायम, लेकिन दूसरा वाला मुलायम जिसके अंदर एयर स्पेस हो और वो थोड़ा सा प्रेस करने पर कंप्रेसिबल हो, दब जाए आसानी से। लाइटिंग ऑफ फायरवर्क का मतलब जब भी हम आतिशबाजी करते हैं तो वहाँ भी एक केमिकल चेंज ही होता है, और यहाँ पर कंबशन नाम का प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, जब भी कुछ जलता है, उस जलने को इंग्लिश में बोलते हैं बर्निंग, और इसी का एक साइंटिफिक नाम होता है कंबशन। जैसे कागज़ लिया आपने, उसको जला दिया, तो हम ये बोलेंगे कि पेपर इज़ बर्निंग, कागज़ जल रहा है, तो इसी को हम कंबशन वर्ड भी बोलते हैं। ये बोल सकते हैं कि द पेपर इज़ गोइंग थ्रू कंबशन, या पेपर इज़ अंडर गोइंग कंबशन, मतलब वो कागज़ जो है कंबशन से गुजर रहा है। और ये एक होता है केमिकल चेंज, क्योंकि जलाने के बाद वहाँ पे हमें हीट मिलेगी, लाइट मिलेगा, एकदम नए नए सब्सटेंस मिलेंगे, और राख बचेगी। ज़रूरी नहीं कि कंबशन हो तो राख बचे ही, जैसे LPG जब बर्न होते तो वहाँ पर राख नहीं बचती। तो ये तो फिलहाल फ्यूल पर डिपेंड करता है कि हमने फ्यूल कौन सा लिया है, राइट। बाकी याद रखना, कंबशन में पीछे राख छूट भी सकती है, राख को ऐश बोलते हैं, तो ऐश मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, ये डिपेंड करेगा हमेशा फ्यूल पर। और साथ साथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिल रही है, कम मिल रही है कि ज़्यादा मिल रही है। बर्निंग अ कैंडल एक अगला एग्जाम्पल है। देखिए, कैंडल जब जलती है तो ये एग्जाम्पल है दोनों का, मतलब यहाँ पर फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। जब भी हम एक कैंडल बर्न करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो विक होती है, विक का मतलब जो उसमें धागा निकला रहता है, बत्ती, उसको हम विक बोलते हैं। जब उस विक में हम मैचस्टिक यानी कि माचिस की तीली जला करके पास लेके जाते हैं तो वो विक जल जाती है। उस हीट से सबसे पहले आसपास की जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, तो वैक्स का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। देन वो मेल्टेड वैक्स, वो पिघली हुई वैक्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलती है। जलने में वो हीट और लाइट दोनों रिलीज करेगी, और ये एग्जांपल है केमिकल चेंज का। एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से। विक जब जलती है, विक का मतलब बत्ती, तो उस हीट से वैक्स मेल्ट होगी, मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज हो गया, फिर वही पिघली हुई मोम जलेगी, और ये होगा एक केमिकल चेंज। तो इस तरीके से कैंडल का जलना एक फिजिकल केमिकल दोनों का एग्जाम्पल है।
कुकिंग फूड, खाना बनाना, ये फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। देखिए खाना बनाने के लिए हमें एग्जांपल लिख, हमें कोई एक वेजिटेबल करी बनानी है, सब्जी बनानी है, जिसके लिए सब्जी को कट करना पड़ेगा। जब सब्जी को चॉप करेंगे यानी काटेंगे तो वो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, लेकिन जब उसको हम पका देंगे, पकाने के बाद वो एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि पकाने के बाद हम सब्जी को कच्चा नहीं कर सकते। या ऐसा कर सकते हैं कि कच्ची सब्जियों का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ और होता है, पकने के बाद कुछ और हो जाता है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमेशा जब भी होती है तो एक ओरिजिनल सब्सटेंस होगा और एक नया सब्सटेंस होगा। मतलब जैसे यहीं पर कच्ची सब्जी क्या थी? ओरिजिनल, उसको पकाया तो एक नया चीज़ बना, पकी हुई सब्जी। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको एक नाम देते हैं हम, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो हमें मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। इसको समझेंगे एग्जांपल से तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको एक फीता दिख रहा होगा, रिबन दिख रहा होगा। ये रिबन है एक मेटल का, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। तो ये एक मैग्नीशियम रिबन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत तेज़ी के साथ जलता है विद वाइट फ्लेम, सफ़ेद ज्वाला के साथ। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पर है Mg मतलब मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम। जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हम कैसे जानें कि आखिर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसके कुछ पैमाने बनाए गए हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम मेज़र कर सकते हैं कि आखिर ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। सबसे पहला पैरामीटर है अपना चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ऐसे जनरल हमने देखा कभी कि अगर हमें सफ़ेद कपड़ों पर, चाहे वो शर्ट हो चाहे रुमाल हो, कुछ भी हो, सफ़ेद कपड़े पर कभी अगर दाल गिर जाए, सब्जी गिर जाए, तो धुलते समय जैसे उसमें डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट सॉप हम अप्लाई करते हैं, तुरंत उसका कलर येलो से रेड हो जाता है। और यह आपने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। रीज़न ये है कि दाल और सब्जियों में हम डालते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक, और डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक में पाया जाता है एक बेस। एंड वी नो दैट कि जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो एक रेड कलर देता है, और इसीलिए हम टर्मरिक को नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से वो पीला रंग लाल में बदल गया। और एग्जांपल भी कुछ यहाँ पर है, जैसे एक सेब हमें काटना है और उस सेब को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना है। कुछ देर के बाद वो वाइट पार्ट यानी कि जो पल्प था वाइट कलर का, वो कुछ देर के बाद ब्राउन हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या था? और यहाँ पर क्या बदला? कलर बदला है। कलर बदला मतलब केमिकल चेंज हुआ। अच्छा, हुआ कैसे? जो एयर थी उसने एप्पल के केमिकल्स से रिएक्शन कर ली, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर आया। दूसरी पहचान है केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं। और हाँ, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिखते हैं, या फिर रिएक्शन में इसको हम एक डाउनवर्ड एरो से भी शो कर सकते हैं। तो क्या होता है प्रेसिपिटेट? तो कभी कभी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म होता है और वो सॉलिड इनसॉल्युबल होता है, मतलब उस लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता और हैवी होने की वजह से उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। इसको हम बोलते हैं PPT यानी कि प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल। इस पहले टेस्ट ट्यूब में है PbNO3 वोल्ट वाइज यानी कि लेड नाइट्रेट, दूसरे में है पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों को हम एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है और इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब आपको पता ही है, इनसॉल्युबल का मतलब ये इस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता, हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है। और इसी PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड को हम यहाँ पर बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ये पहचान थी, प्रेसिपिटेट बना, ये पहचान थी कि यह एक
केमिकल चेंज है। अच्छा, हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, जैसे नमक, कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इसको रिएक्ट करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोराइड है ये, और ये है सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर कौन है प्रेसिपिटेट? ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, हैवी होने की वजह से सॉल्यूशन नीचे बैठ जाएगा, और ये एक होता है प्रेसिपिटेट। तो ये एक पहचान थी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। और क्या पैरामीटर्स हैं? और भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। एग्जाम्पल, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं। दूसरा, और ये मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं, और उसी बबल से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और भी एग्जांपल अपने पास, जैसे HCl लेना है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज़ इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास HCl है और इसमें हम डाल देंगे कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे दाने। तो ये जिंक इस HCl से रिएक्ट करेगा और जिंक इस क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल आती है। ये देखिए पूरी रिएक्शन, HCl था, जिंक रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को लात मारा, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन गैस है ये, और जिंक ने दोस्ती कर ली क्लोरीन से और बना लिया जिंक क्लोराइड। यहाँ पर इवॉल्व हुआ है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो इस इवोल्यूशन से हम जान जाएंगे कि यहाँ पर हुई है केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? इसके भी तरीके हैं। अब वो करना क्या है, सपोज़ ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने HCl लिया था और इसी में हमने इंसर्ट किया था जिंक ग्रैन्यूल्स। अब इसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब रख देनी है थोड़ी देर के लिए। जो भी यहाँ पर H2 गैस बनेगी वो करेक्ट हो जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमें नीचे से हाथ लगा करके बंद कर लेना है। इसको सीधा करेंगे, इस वाले टेस्ट ट्यूब को सीधा करने के बाद यहाँ पर लाएंगे एक जलती हुई कैंडल। जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस इस जलती हुई कैंडल के संपर्क में आएगा, तुरंत एक पॉपअप साउंड आएगा। अब ये पॉपअप साउंड कैसे होता है? कभी उंगली मुंह में डाल के पट की आवाज़ निकालना, वैसे ही सेम ऑलमोस्ट ऐसा अगर सुनाई दिया हो तो, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पे वीडियो भेज दूँगा। तो इसी पॉपअप साउंड से पता चलता है कि वो गैस हाइड्रोजन ही थी। तो क्या ऐसे CO2 की भी कोई पहचान होगी? ये क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, इसको जानने का प्रयास करना। नहीं पता चल पाएगा तो मुझे बताना कि आखिर सर CO2 की पहचान कैसे करें कि CO2 निकली कि नहीं निकली। H2 का तो पता चल गया कि जलती हुई कैंडल के संपर्क में आकर के वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा। चलिए और पैरामीटर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं। जनरेशन ऑफ लाइट एंड साउंड, तो कई बार ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद साउंड और हीट भी जनरेट होती है, यानी कि लाइट, हीट जनरेट होगी तभी लाइट जनरेट होगी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों का जलना। जब पटाखे बर्न होते हैं सर, बहुत तेज़ी के साथ साउंड प्रोड्यूस होता है और लाइट भी। और भी पैरामीटर्स हैं, जी हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब स्मेल में भी कई बार चेंज आता है। एग्जांपल के लिए स्पॉइल्ड फूड, ख़राब खाना। सुबह बनाते हैं जब खाना तड़का लगता है तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि नहीं भूख होती तब भी भूख लग जाती है। अगर वही खाना आपको एक दिन के बाद सर्व किया जाए तो नाक बंद करके भागना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो ऐसा क्या हो गया कि जो स्मेल भूख बढ़ा रही थी अब उसी स्मेल से हमें वोमिटिंग भी हो सकती है। तो सर सब कुछ है केमिकल चेंजेस का गेम। रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे, ओ माय गॉड डिस्गस्टिंग। हालांकि मैंने कभी स्मेल नहीं किया है बट सोच सकते हो कि कितनी गंदी बदबू आएगी। कर्ड स्मेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, जी हाँ, दूध की स्मेल और कर्ड की स्मेल कितनी अलग होती है, जबकि कर्ड इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, है ना। कर्ड मिल्क से ही आया है लेकिन दोनों में कितना अंतर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, दैट्स वाई स्मेल में चेंज आया। एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी कभी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, कभी कभी हीट निकलती भी है। तो सबसे पहला ये वाला एग्जांपल, बेकिंग अ केक, तो जब केक बेक करना होता है तो हमें हीट देना पड़ता है।
है ना। और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसको पूरा कराने के लिए, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट देनी पड़े, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। तो जब भी कुछ जलता है तो वहाँ पर हीट हमें मिलती है, हीट रिलीज़ होती है, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिलेगी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कुछ भी जलेगा तो हीट तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद बस ये टॉपिक ख़त्म हुआ, कौन सा वाला, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि आखिर एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे। सारे पैरामीटर्स हुए कंप्लीट। अब अपना नया टॉपिक है कॉमन केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। राइट साइड में है एकदम फ्रेश लोहा और लेफ़्ट में है रस्टेड लोहा, मतलब एक ऐसा लोहा जिसमें जंग लग चुकी है, यानी कि रस्टिंग हो चुकी है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, लेट्स सी। तो आयरन का सिंबल होता है Fe मतलब आयरन। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 और H2O से ये कर लेगा रिएक्ट। H2O मतलब हो गया पानी, यानी कि नमी। कभी कभी जब एटमॉस्फेयर में नमी होती है तो उसी नमी से और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है आयरन, और क्या बनाता है Fe2O3 इनटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। X का मतलब होता है कि यहाँ पर जो H2 है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लियर नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि ये वेरिएबल है, कभी कभी बदलता रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने X यूज़ कर लिया है। मतलब H2O के कुछ भी यहाँ पर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, राइट। और इसी को हम बोलते हैं रस्ट, मतलब इस पूरे सब्सटेंस को रस्ट बोला जाता है। और इसका फार्मूला है आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड, इसी को रस्ट बोलते हैं। और एग्जैक्टली रस्ट क्या होता है, फ्लेकी रेडिश ब्राउन लेयर, लोहे के ऊपर जो एक भूरे लाल रंग की लेयर जम जाती है उसी को हम बोलते हैं रस्ट। फ्लेकी का मतलब जो पाउडर फॉर्म में हो ऑलमोस्ट, उसको रगड़ने पर छूट जाए। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देखिए भैया लोहा फिर तो आता नहीं, आता महंगा। अगर लोहा ख़रीदा है तो उसको प्रिवेंट भी करेंगे, अदरवाइज़ ये ऑक्सीजन और H2O तो हमारा लोहा ख़राब कर देंगे। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, सबसे पहला काम है कि कोटिंग ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल की एक कोटिंग का मतलब होता है कि लेयर लगा दें, उस पर पूरे पे हम तेल लगा दें, है ना। जिससे क्या होगा, ऑयल की एक लेयर बन जाएगी बीच में। तो वो ऑयल क्या करेगा, आयरन को H2O और O2 से रिएक्ट नहीं करने देगा, पहला तरीका था। दूसरा, हम ग्रीस लगा दें या पेंट अप्लाई कर दें। अब तो सबसे कॉमन हमारे यहाँ पेंट ही है, हम लोग क्या करते हैं पेंट कर देते हैं, दैट्स वाई हमारा आयरन सेफ रहे। एक और प्रोसेस होता है, जिंक नाम का एक मेटल होता है, तो उसी जिंक के ही हम कोटिंग करवा दें, मतलब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग। और इसी प्रोसेस को, सबको नहीं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करवाना, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस का नाम है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करवाना, गैल्वेनाइजेशन। और क्या काम करवा सकते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, फॉर्मिंग एलॉय ऑफ आयरन विद अदर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय का मतलब ये होता है जब हम एक मेटल को एक मेटल में कोई दूसरी मेटल या फिर नॉन मेटल मिक्स करवा देते हैं, और ये दोनों केमिकली कंबाइन नहीं होते, ध्यान रखिएगा, केमिकली कंबाइन नहीं होने देना इनको। तो केमिकली कंबाइन ना हो और एक मेटल में दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला दिया जाए तो बन जाता है एक एलॉय। जैसे स्टील एक एग्जांपल है एलॉय का। स्टील याद रखना कोई मेटल नहीं है, अरे हाँ बिल्कुल कोई मेटल नहीं, वो एक एलॉय है। और भी एग्जांपल अपने पास, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कई बार क्या होता है, फल या जैसे सेब है या बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको काटने के बाद कुछ देर बाद एक ब्राउन कलर नज़र आता है। ऐसा ब्रिंजल यानी बैगन में भी ऐसा होता है, अगर हम काट दें कुछ देर के बाद एक ब्राउन कलर नज़र आता है। दैट्स वाई हम लोग उसको काटते सीधा पानी में डाल देते हैं। तो फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, बनाना, और सब्जियां कौन कौन सी, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, स्वीट पोटैटो, मशरूम, इनको काटने के बाद, यहाँ लिखा भी है व्हेन पील्ड, जब इनका छिलका उतार दिया जाता है, और कट, जब काट दिया जाता है,
टर्न्स ब्राउन और डार्क, तो इनका रंग डार्क हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, है ना। वाई, क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए सर, फलों में सब्जियों में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, देखिए एंजाइम्स क्या हैं, एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। आगे, तो जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसी की वजह से कलर बदल जाता है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या है, क्या होगा अगर ब्राउन कलर हो गया? तो पहली चीज़, इसका फ्लेवर बदल जाएगा। दूसरा, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब जो आपको न्यूट्रिएंट मिलने थे पहले वो अब नहीं मिलेंगे। प्रिवेंशन, बचाव, क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से सेब भूरा ना पड़े, सेब ही नहीं, कोई भी फल या सब्जी हो वो ब्राउन ना हो, क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर हम एक लेमन जूस अप्लाई कर सकते हैं, नींबू रगड़ दो, या उसको तुरंत पानी में डाल दो काटते ही, या फिर तुरंत कुक कर लिया, तुरंत पका लिया जाए, या फिर उसमें हम प्रिजर्वेटिव मिला दें। प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी फूड मटेरियल को ख़राब होने से बचाता है। अक्सर जो भी मार्केट में हमें पैक्ड फूड मिलते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर का मतलब सिरका, जिसमें विनेगर का मतलब सिरका होता है, और उस सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है सर? एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसको रिएक्ट कराना है सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3, और यहाँ पर बनता है 3 कंपाउंड। पहला सोडियम एथेनोएट यानी कि CH3COONA, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल थे ये सब केमिकल रिएक्शन के। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट हों या 2 से ज़्यादा हों, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें प्रोडक्ट एक ही मिले, मतलब ये दोनों जुड़ जाएं और जुड़ के एक नया सब्सटेंस बनाएं, इनको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर समझ लीजिए, रिएक्टेंट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही हो, राइट, लिखा भी तो है, 2 और मोर रिएक्टेंट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कुछ और नहीं बल्कि कार्बन का जलना दिखा रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब किससे बना? ये डिकम्पोज से। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट होगा, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट होगा और हमें मिलेगा 2 और मोर प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने? 2 या 2 से ज़्यादा। याद रखिएगा सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होती है तो उसको हमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। याद रखना, एनर्जी देने पर ही डिकम्पोजिशन हो सकता है, चाहे वो एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे हम उसको सीधा हीट करें, चाहे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं। ये डेफिनेशन डिस्कशन हो गया है कि सिंगल रिएक्टेंट गिव 2 और मोर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल सर आपके सामने है, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमें करना है गर्म, हीट करेंगे इसको, और वहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा 2 प्रोडक्ट में। एक तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मिलेगा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 2, दैट्स वाई ये क्या है सर? एक क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें हमने यूज़ किया है हीट का। इलेक्ट्रिक करंट भी देख लेते हैं एक। तो दिस इज़ H2O यानी कि वाटर। तो वाटर में हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है केमिकल रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसको बहुत गौर से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। देखिए BC क्या है, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है और A भी क्या है, एक रिएक्टेंट। तो ये A क्या करेगा, इस ग्रुप में से
सी को लात मार देगा, सी बाहर, आउट। और ये ए क्या करेगा, बी से खुद दोस्ती कर लेगा। ये देखो ए आया, बी से दोस्ती कर लिया और सी को बाहर कर दिया। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये देखिए, और हाँ ऐसा तभी हो पाता है जब, अच्छा देखिए ए ने क्या किया, सी को लात मारा है, और लात मारने वाला पावरफुल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को या एलिमेंट को बाहर कर देता। ये देखिए, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, उसके कंपाउंड में से उसको बाहर कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ Fe अर्थात आयरन, ये है सर आयरन। और यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट, Fe ये मेटल है ही, कॉपर सल्फेट मेटल क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है। अब सर जो ये Fe होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, मतलब ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा समझ लो, पावरफुल होता है। तो Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा देगा और खुद का सल्फेट बना लेगा। यहाँ बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया बाहर। इसका एग्जाम्पल, अच्छा ये देखो ये वाला फिगर, एप्पल वाला। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ थे हम, हाँ जी, ये देखो पहले टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लू कलर का एक लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, और इसमें हमने डिप कर दिया आयरन नील। आयरन नील का मतलब Fe यानी लोहा। अब ये जो Fe था, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद का बना लेगा सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट। तो इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड कलरलेस दिखाई दे रहा है, या कलरलेस नहीं कह सकते, मतलब कलर बदल गया है, वो नए कलर वाला जो लिक्विड है वो एक्चुअली है फेरस सल्फेट। और कॉपर कहाँ गया, तो जो कॉपर डिस्प्लेस किया आयरन ने, वो कॉपर जा करके उसी आयरन नेल के चारों तरफ जम चुका है ब्राउन कलर का। ये देखो यहाँ पर इन जगहों पर ब्राउन कलर का दिख रहा है, क्या वो है कॉपर। तो यहाँ पर भले ही आपको 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन दी गई हैं, लेकिन और भी टाइप की होती हैं, राइट। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, बट अभी इस लेवल पर इतना काफ़ी है। तो अगला टॉपिक है क्रिस्टल। क्या होता है क्रिस्टल, देखिए ऐसे बहुत सारे सॉलिड होते हैं जो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब वो नेचुरली कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप को ऑब्टेन कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल क्या होता है, किसी भी सॉलिड का एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये देखो क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल। जैसे डायमंड भी क्रिस्टल है, चीनी शुगर भी क्रिस्टल है, सॉल्ट भी क्रिस्टल है, फिटकरी जो होती है एलम जिसको बोलते हैं वो भी क्रिस्टल है ना। क्रिस्टल क्या है, मतलब उसके फॉर्म के नाम पे उसको नाम दिया गया है कि वो कैसा दिखता है, उसकी शेप कैसी है। जो एग्जांपल है शुगर, सॉल्ट, एलम, ये सब क्या है, क्रिस्टल्स होते हैं ये। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखिए सर क्रिस्टलाइजेशन ये ऐसा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है, ध्यान सुनना, इसलिए ध्यान सुनना। पहली चीज़ एक ऐसे हिंट ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्टेन करते हैं प्योर क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। मतलब मान लो कि इसमें हमने वाटर और सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया है, मतलब पानी और नमक मिला लिया है। पहला तरीका क्या था कि नमक पाने का, इसमें से हम पानी उड़ा दें। एक दूसरा भी तरीका है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हमें इसमें से नमक निकालना है तो क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सब्सटेंस के इम्प्योर सैंपल में से उस सब्सटेंस का प्योर क्रिस्टल निकालना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसको आराम आराम समझते हैं क्या करना होता है, कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे पर्पल कलर का बर्तन दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ अ वेजल। इस वेजल में हमने ले लिया है 50 ml वाटर। क्या ले लिया सर, 50 ml वाटर।
और इसमें डिज़ोल्व कर दिया 5 मिलीग्राम साल्ट, मतलब 5 मिलीग्राम नमक, घुल गया, राइट। क्या लगता है इसमें और नमक घुल सकता है? बिल्कुल हाँ, और घुल सकता है, इतनी कम थोड़ी ना क्षमता होती है इसकी, और घुलेगा। तो देखिए, कोई सॉल्यूशन जब तक और सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की क्षमता रखता है और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, तब तक उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये क्या है यहाँ पर? प्रोसेस अनसैचुरेशन है। मतलब भाई समझो ऐसा कि मेरा डोज मान लो है 3 रोटी का, मैं 3 रोटी खाता हूँ पर डे। मैं खाना खाने बैठता हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 1 रोटी ही खाई है, तो क्या अभी मेरी भूख ख़त्म हो गई? मैं अभी 2 रोटी और खा सकता हूँ, है ना। समझ लो मैं क्या हूँ, अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन में हूँ, राइट। चलिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बार खुद से क्वेश्चन पूछो कि हमने पानी तो लिया है 50 ml, उसमें सॉल्ट जो है डिज़ोल्व करते जाएं, तो क्या डिज़ोल्व होता ही रहेगा? ना, एक समय ऐसा आएगा जब वो सॉल्यूशन और सॉल्यूट यानी कि और नमक डिज़ोल्व करने से मना कर देगा। तो जब कोई सॉल्यूशन और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाता है, ऐसे सॉल्यूशन को तब हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये कंडीशन होती है सैचुरेशन की। ये देखो, पिछली बार हमने नमक डिज़ोल्व किया था 5 ml, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर 10 ml ले लिया, 10 ml। तो 10 ml है, इसमें 1 मिलीग्राम और ऐड कर दिया। वेट, वहाँ पे 5 ही मिलीग्राम था, 5 मिलीग्राम था, और यहाँ पर 5 मिलीग्राम और ऐड किया, 10 मिलीग्राम हो गया, तब तक डिज़ोल्व हुआ। लेकिन 10 से आगे 1 मिलीग्राम सॉल्ट और डिज़ोल्व किया और घुलने से मना हो गया। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इस जगह पर 50 ml वाटर में 5 मिलीग्राम ने सॉल्ट डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व हो गया और डिज़ोल्व करने की क्षमता भी थी, इसके लिए इसको नाम दिया गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस जगह पर 5 ml ऑलरेडी था, 5 ml और मिलाया, कुल कितना हो गया? 10 ml, और 10 ml पूरा घुल गया, है ना। ये लिखा भी है हमने, डिज़ोल्व हो गया। लेकिन 1 मिलीग्राम और नमक डाल दिया और वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन पहुंच चुका है सैचुरेशन की कंडीशन में, यानी कि ये सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे देखिए, कोई भी सॉल्वेंट कितना सॉलिड डिज़ोल्व करेगा, ये साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, इस वेसल को नीचे से प्रोवाइड कर दी हीट। जैसे ही ये सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, तो जो 1 मिलीग्राम सॉल्यूट था जो नहीं डिज़ोल्व हो रहा था, अब वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्यूशन का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। मतलब जितनी इसकी क्षमता थी, टेम्परेचर बढ़ा के और डिज़ोल्व कर दिया, है ना। घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो बड़ी आसानी से। वापस इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, राइट। ये देखो, 50 ml वाटर था, 10 मिलीग्राम पहले डिज़ोल्व किया, 1 मिलीग्राम बाद में डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, गर्म करके उसको भी डिज़ोल्व कर दिया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो टेम्परेचर गर्म करने से पहले था, वापस से ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा। और ठंडा होते ही जो 1 मिलीग्राम नमक हमने ज़बरदस्ती डिज़ोल्व किया था, वो सॉलिड बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? सॉलिड। और वो उसी सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टल, और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। आई होप ये क्लियर है। और कुछ ऐसे क्रिस्टल बन के नज़र आएगा अगर उसमें धागा डाल देंगे तो, ऐसे। मतलब नमक घुलते गए, घुलना बंद हो गया, और नमक डाल दिया, नहीं घुल रहा था, गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद एक धागा डाल दिया, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल ऑन द थ्रेड। हाउ इज़ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी? समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, पता ही होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी वाटर। अच्छा देखिए, सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी, यानी कि नमकीन। और उस समुद्र के पानी को हम लोग स्मॉल पॉन्ड, छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बनाकर इकट्ठा कर लेंगे, और वो सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, और जो पीछे रेसिड्यू छूटेगा दैट इज़ सॉल्ट। और एक ऐसा वाटर बॉडी जिसमें सॉल्ट होता है उसको हम सॉल्ट वाटर कहते हैं। एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें नमक नहीं होता उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। चैप्टर समाप्त।